लेक्चर देखो पहले मैं किसने है नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो भाई लॉन्ग टाइम नो सी, इतना टाइम हो गया क्लास लिए हुए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लास्ट क्लास में जो बहुत पहले हुई थी, हमने टाइप्स ऑफ सेल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बताया था कि भाई दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी भाई कि सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं और जर्म सेल्स क्या होते हैं। सही है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेल डिवीजन। ठीक है, जो वो तो लास्ट वीक जानी चाहिए थी, लेकिन बारिशें एंड देन क्लासेस इतनी ऑफ हुई कि वो हो नहीं पाया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एक ही टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, दैट इज माइटोसिस। क्या होता है माइटोसिस? एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, इस तरह कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। ये चीज क्या कहलाती है बेटा? माइटोसिस। एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल जी बोले फराज।
डॉटर फील नहीं बोला बेटा मैंने, डॉटर सेल बोला है। सुने भाई सुने, अब सुने भाई, एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें आप देखें ये एक पेरेंट सेल है, ये एक पेरेंट सेल है, सही है भाई। पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है दो डॉटर सेल्स के अंदर। डॉटर सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल जो पुराने वाले सेल से डिवाइड होकर बनते हैं। जब एक पुराना सेल होता है ना बेटा, उसे बोलते हैं पेरेंट, सही है, वाल्देन। पेरेंट सेल जब वो डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद जो सेल्स नए बनते हैं ना, उन्हें कहा जाता है डॉटर सेल। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन बायो के अंदर सन का कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई सन सेल नहीं मिलेगा, सही है। ये डॉटर सेल्स का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लड़की होती है, इनको बस डॉटर सेल कहा जाता है। हर नए बनने वाले सेल को डॉटर सेल कहा जाता है, सही है। तो एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड हो, और डिवाइड होकर कितने डॉटर सेल्स बना रहा है? दो डॉटर सेल्स बना रहा है। ऐसी सेल डिवीजन क्या कहलाती है बेटा? माइटोसिस कहलाती है। अब आप देखिए 2n लिखा हुआ है, ये 2n क्या होता है? यही तो मेरा सवाल है आयशा, किसी को पता है ये 2n क्या होता है? जी नहीं, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या होता है भाई? एक ऐसा सेल, नहीं नहीं नहीं, दो न्यूक्लियस नहीं, एक ऐसा सेल जिसके अंदर दो सेट्स मौजूद हो क्रोमोसोम के, ऐसा सेल क्या कहलाता है बेटा? 2n या डिप्लॉइड। डाई का मतलब पता है ना, दो होता है, तो डिप्लॉइड का मतलब ये है कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर दो सेट्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। आप में से किसी को पता है कि ह्यूमंस के अंदर एक सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं ना, वेरी गुड बचिया। 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये दो सेट से मिलके बन रहे हैं। 23 प्लस 23, समझ में आ रही है बात? जो 46 क्रोमोसोम्स है, ये 23 का एक पेयर होता है और 23 का दूसरा पेयर होता है। 23 जब दो सेट्स आपस में मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तो हमारा हर सेल कैसा है बेटा? हमारे हर सेल के अंदर क्रोमोसोम के दो सेट्स मौजूद है 23 के, तब जाके 46 क्रोमोसोम्स बन रहे हैं हमारे अंदर। तो हमारे सेल्स क्या कहलाते हैं? डिप्लॉइड सेल्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो एक ऐसा सेल, जितने भी हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स है ना, वो सब कैसे होते हैं? डिप्लॉइड, सही है। तो एक ऐसा सेल जिसमें डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड हो जाए और डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाए, और वो दोनों के दोनों डॉटर सेल्स भी कैसे हो? डिप्लॉइड हो, यानी उनके अंदर उतने ही क्रोमोसोम्स मौजूद हो जितने पेरेंट सेल के अंदर मौजूद थे। ऐसा से ऐसी डिवीजन क्या कहलाती है बेटा? माइटोसिस कहलाती है। सबको समझ में आई बात? फराज आपको समझ में आई?
क्या नहीं समझ आया आपको? सवाल करें भाई, क्या समझ नहीं आया? पूरा समझ नहीं आया भाई? ऐसा नहीं करें, कोई अगर एक पार्ट समझ नहीं आया तो पूछ ले भाई, इतना डिटेल में समझाया है। सवाल कर ले भाई, अगर कोई आपके जहन में, मैं पूरा दोबारा नहीं समझाऊंगी। 2n, अच्छा भाई देखिए, हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं? एक सेट फादर की तरफ से आता है क्रोमोसोम का 23, एक सेट आता है मदर की तरफ से 23 क्रोमोसोम का। जब ये आपस में मिले तो हमारे क्रोमोसोम कितने हो गए बेटा? 46 हो गए। यानी हमारे हर सेल के अंदर क्रोमोसोम के दो सेट्स मौजूद है 23 के। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको बात फराज? तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर दोनों सेट्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम के, ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं? डिप्लॉइड कहलाते हैं। डिप डाई जो है ना, डिप्लॉइड में डाई का मतलब होता है दो। तो ऐसे सेल्स जिसके अंदर दोनों सेट्स मौजूद है क्रोमोसोम के, ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं बेटा? डिप्लॉइड सेल्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स के अंदर, और वो दोनों के दोनों डॉटर सेल्स भी कैसे होते हैं? डिप्लॉइड ही होते हैं। यानी जितने सेल, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे, उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर भी हैं। अब समझ में आई बात? ओके, ठीक है भाई। तो यही लिखा हुआ है भाई, ये डेफिनेशन यही है एग्जैक्टली माइटोसिस की। अच्छा, अब आ जाते हैं फेजेस के ऊपर कि माइटोसिस में कितने फेजेस होते हैं। तो दो मेन फेजेस होते हैं। नंबर वन इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज मीन बाय कैरियन? कोई बता दे भाई, कैरियन का मतलब? न्यूक्लियस, एग्जैक्टली। कैरियोकाइनेसिस एक ऐसा फेज है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। अब सुने भाई, अब सुने, ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। सबसे पहले क्या होगा बेटा? अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, वो डिवाइड होगा दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। समझ में आ रही है बात? ये वाला फेज क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। अब इसके मजीद बहुत सारे फेजेस हैं, प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अभी हम हर फेज को डिटेल में पढ़ेंगे, सही है? कैरियोकाइनेसिस फर्दर चार फेज से गुजरकर होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पुलिस, मैन, अरेस्ट, थीफ। ये याद रखिएगा। देखिए, एक बात समझ ले भाई, एक जब प्रोसेस होता है ना, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें जो चीज पहले होती है ना, वो आप पहले ही बताएंगे, सही है? ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से पहले साइटोकाइनेसिस बता दें, फिर आपको कैरियोकाइनेसिस याद आया तो वो बता दिया। कैरियोकाइनेसिस बता रहे हो तो पहले आपको मेटाफेज याद आया तो वो बता दिया, फिर टीलोफेज याद आया तो वो बता दिया, फिर प्रोफेज याद आ गया, फिर एनाफेज। ऐसे नहीं होता।
एक प्रोसेस जैसे शुरू होता है ना, आपने बिल्कुल वैसे ही बताना होता है उसके बारे में। तो इसलिए आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए कि पहले कौन सा स्टेप होता है, फिर कौन सा, और माइटोसिस लॉन्ग में आता है, सही है। तो इसलिए याद कर ले, कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सही है। ऐसा आयशा आपने 5 ईयर 10 ईयर देखी है, ऐसा आया है क्या कभी? ये 2 फेजेस बताएं। अगर 2 फेजेस का पूछा जाए ना, तो आप ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं बताएंगे, आप कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बताएंगे, सही है। ये है 2 मेन फेजेस माइटोसिस के, तो आप कैरियोकाइनेसिस बताएंगे और साइटोकाइनेसिस बताएंगे। और वैसे माइटोसिस जो है वो नॉर्मली लॉन्ग में आता है, और आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होता है, 3-3.5 पेजेस का आराम से लॉन्ग बनता है ये, आपने सही से बताना होता है तबीयत से, सही है भाई। तो कैरियोकाइनेसिस के फेजेस याद कर ले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पुलिस, मैन, अरेस्ट, थीफ, सही है भाई। ये तरीका है याद करने का, ये हमारे टीचर ने हमें बताया था, हमने आपको बता दिया। खैर, एंड नेक्स्ट फेज इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है भाई? ऐसा फेज जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। पहले अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये 2 फेजेस। अच्छा जी, अब हम डिटेल में हर फेज पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है भाई? सबसे पहले प्रोफेज आ गया। फर्स्ट स्टेप है ये माइटोसिस का, और ये इतना बड़ा फेज होता है पूरे माइटोसिस में, सबसे बड़ा प्रोफेज होता है, सही है भाई। तो इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए प्रोफेज को मजीद डिवाइड कर दिया, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज के अंदर, सही है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है बेटा? जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, विच आर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ, सही है। ये आपका सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये आपका मौजूद है न्यूक्लियस, बल्कि ये न्यूक्लियस है, और ये आ गया आपका सेल। न्यूक्लियस के अंदर आप देखें ये क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस बना रही हूँ, सही है। अर्ली प्रोफेज के अंदर ये होता है कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो ब्रेक हो जाता है फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, विच आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, सही है। ये अर्ली प्रोफेज में होगा। मिड प्रोफेज में क्या होगा भाई? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपनी कॉपी बना लेते हैं, और वो कॉपी क्या कहलाती है बेटा? क्रोमेटिड्स कहलाती है। अब देखें भाई, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेगा। ये एक क्रोमोसोम है, ये क्या कर लेगा? अपनी एक कॉपी अपने साथ अटैच कर लेता है इस तरह से। ये दूसरा क्रोमोसोम, इसने अपनी कॉपी बना ली। ये तीसरा क्रोमोसोम, इसने अपनी ये कॉपी बना ली। चौथा क्रोमोसोम, इसने अपनी ये कॉपी बना ली, सही है भाई। हर क्रोमोसोम क्या करता है? अपनी एक कॉपी बना लेता है, और वो कॉपी क्या कहलाती है बेटा? क्रोमेटिड्स कहलाती है, सही है। क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी बना लेते हैं, वो कॉपीज क्या कहलाती है? क्रोमेटिड्स। यहाँ तक किसी को कोई मसला है? जिसको जो प्रॉब्लम हो वो साथ साथ पूछे। एंड में अगर किसी ने बोला ना कि हमें ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, अच्छी बात नहीं होगी। ये डिटेल क्वेश्चन है, मैं एंड में दोबारा नहीं समझाऊंगी। जो प्रॉब्लम हो अभी के अभी पूछ ले, सही है भाई। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक हो गया क्रोमोसोम के अंदर। ये कब हुआ है बेटा? अर्ली प्रोफेज के अंदर। मिड प्रोफेज के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेते हैं। वजीहा 1n+1n नहीं लिखते, n+n लिखते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि अगर किसी अल्फाबेट के साथ कोई डिजिट ना लगा हुआ हो तो 1 कंसिडर किया जाता है। तो नॉर्मली हम n लिखते हैं, सही है।
जो हाफ सेट होता है ना उसको हम n लिखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा खैर, तो क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बना ली। अब सुने भाई, ये कॉपी अगर आप देखें तो सेंटर में ज्वाइन हुई हुई है एक दूसरे से। दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो सेंटर में अटैच हुए हुए एक दूसरे से। वो पॉइंट जहां पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच हुए हुए होते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? सेंट्रोमेयर कहलाता है। ठीक है भाई, दो क्रोमेटिड्स जहां अटैच हुए हुए एक दूसरे से, देखिए ये क्रोमेटिड्स कहां अटैच हुए हुए? बीच से। ये क्रोमेटिड्स भी इस वाले बीच वाले पॉइंट से अटैच हुए हुए। तो वो पॉइंट जहां पे दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हुए हुए होते हैं ना, ज्वाइन हुए हुए होते हैं, वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोमेयर कहलाता है। सबकी समझ में आ गई बात? क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर क्लियर हो गए भाई? ओके, देन लास्टली वी हैव, अच्छा अब आप लोगों को अगर याद हो बेटा, मैंने जब आप लोगों को सेंट्रियोल पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि इसका फंक्शन अभी मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्पिंडल फाइबर, सॉरी, सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, क्या कर सकते हैं बेटा? अच्छा जी, अब देखिए भाई, ये सेल है। लेट प्रोफेज के अंदर क्या होता है? नहीं भाई, क्यों मारे? ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। या हो सकता है कोई मजबूरी हो गई, लाइट वाइट चली गई हो, कोई प्रॉब्लम हो, पता नहीं है ना। हाँ, लाइट का ही प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ पता नहीं है। खैर, तो लेट प्रोफेज के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। सही है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ कौन रह गए भाई? क्रोमोसोम रह गए। न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। ये सिर्फ हमारे पास क्या आ गए? क्रोमेटिड्स आ गए। तो सेंट्रियोल्स क्या करती हैं बेटा? दोबारा रिपीट नहीं कर सकती मैं, बहुत आगे तक हम पहुंच गए हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा रिपीट करने में। तो अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा। सेंट्रियोल्स, आपको याद होगा कि एक पेयर होता है सेंट्रियोल्स का सेल के अंदर। तो वो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पे जाती है सेल के, यानी एक सेंट्रियोल ऊपर की तरफ जाएगी, एक सेंट्रियोल नीचे की तरफ। और वो अपने अंदर से क्या रिलीज करती है? थ्रेड लाइक फाइबर्स रिलीज करती है। ये फाइबर्स क्या कहलाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। सही है भाई। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान ये ऑपोजिट पोल की तरफ जाती हैं और वहां से अपने अंदर से थ्रेड लाइक फाइबर्स रिलीज करती हैं। वो फाइबर्स क्या कहलाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है? ये क्रोमोसोम को, दोबारा बता देती हूँ, ये क्रोमोसोम को हैंग करने का काम करते हैं सेल के अंदर। अब सुने, अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ? क्रोमेटिन ब्रेक हो गया क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। मिड प्रोफेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बना ली, जो क्या कहलाता है? क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स बीच में से अटैच हुए हुए कौन से पॉइंट से? सेंट्रोमेयर से। लेट प्रोफेज के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। सही है। हमारे पास क्या बचता है? एक आधा सेल ही बचता है। अब क्रोमोसोम ऐसे ही लटके हुए सेल के अंदर। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? वो सेल की ऑपोजिट पोल पे जाते हैं और अपने अंदर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। ये थ्रेड्स क्या कहलाते हैं? ये फाइबर्स क्या कहलाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। स्पिंडल फाइबर्स। सही है भाई। इन स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है?
ये क्रोमोसोम्स को हैंग करने का काम करते हैं सेल के अंदर, सही, ताकि क्रोमोसोम गिर ना जाए। अब समझ में आया सबको? चले ठीक है, मैं आगे क्लियर स्क्रीन पे समझाती हूँ। यहां तक तो किसी को कोई मसला नहीं है ना बेटा? ओके, तो हमारे पास प्रोफेज कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या है बेटा? मेटाफेज। जल्दी से मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। बड़ी मेहनत लग रही है। मिड वाला कौन सा बेटा? मैं प्रोफेज समझा चुकी हूँ फराज, अब मैं ये मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज बना रही हूँ। अच्छा भाई, अब सुने,
दिस फेज इज मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर आप देखें सिर्फ एक चीज हो रही है, क्या? जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना, या जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सेल के सेंटर पे, और वो सेल का सेंटर क्या कहलाता है? इक्वाटोरियल प्लेन कहलाता है। सही है भाई? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, बिल्कुल सेल के सेंटर में आकर अरेंज हो जाते हैं। ये सेल का सेंटर क्या कहलाता है? इक्वाटोरियल प्लेन कहलाता है। सही है? ये हो गया मेटाफेज में। अब दूसरा फेज हमारे पास क्या है? एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है? जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे ही ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स खींचते हैं, और जब स्पिंडल फाइबर्स खींचते हैं तो क्रोमेटिड्स जो एक दूसरे से अटैच हुए हुए होते हैं ना, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा? सेपरेट हो जाते हैं। सही है? और सेपरेट होके कहाँ चले जाते हैं? ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। ये जो आधे हैं ना, ये आधे क्रोमेटिड्स जो है, ये ऊपर वाले पोल की तरफ चले जाएंगे, और ये जो नीचे वाले आधे क्रोमेटिड्स है ना, ये नीचे वाले पोल की तरफ चले जाएंगे। एनाफेज, दोबारा बता रही हूँ, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो खींचते हैं उसकी वजह से, और जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स खींचेंगे ना, सारे के सारे जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अटैच हुए हैं एक दूसरे से। सही है? लेकिन जैसे ही स्पिंडल फाइबर खींचे, वैसे ही क्या होगा भाई? ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद ये ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं। आधे ऊपर वाले पोल पे चले जाते हैं, आधे नीचे वाले पोल पे चले जाते हैं। देन वी हैव टीलोफेज, एंड टीलोफेज इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज के प्रोफेज में क्या हो रहा था? प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे। टीलोफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखे दोबारा बन गई। ये रही एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई, न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाता है। और आप देखें टीलोफेज के एंड पे हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, और हमारे पास दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई। दिख रहा है सबको? कोई सवाल किसी का यहाँ तक? टीलोफेज बेटा प्रोफेज का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जिस तरह प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था, और स्पिंडल फाइबर्स बन गए थे, अब यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी, न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, डॉट पेरेंट सेल ही डॉटर सेल बन गया ना, एक से दो बन गए। अब वो पेरेंट सेल नहीं रहा, अब नए दो डॉटर सेल्स बन गए। सही है? बहरहाल मैं असरा को बता रही थी भाई, तो टीलोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई, न्यूक्लियोलस दोबारा बन गया, और आप देखें हमारे पास एट द एंड ऑफ टीलोफेज दो डॉटर न्यूक्लियाई आ गए। सही है भाई? कहाँ गायब है? बोले तो कुछ। भाई असरा ने सवाल किया था ना टीलोफेज का, वो बताए ना कि उनको समझ में आया या नहीं आया।
पता नहीं कहाँ गायब हो गई है भाई। बहरहाल, अच्छा अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जब हमने सेल डिवीजन स्टार्ट की थी माइटोसिस, तो हम 4 सेल्स लेकर चले थे या नहीं चले थे? और आप देखें टीलोफेज के एंड पे जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं उसमें कितने सेल्स, कितने क्रोमोसोम्स मौजूद हैं? शुरू हमने 4 क्रोमोसोम से किया था, आखिर में हमें कितने क्रोमोसोम मिल रहे हैं दोनों? अरे आयशा, जो मैंने पिक्चर बनाई थी स्लाइड्स में, जो मैं सेल्स बना रही थी, उसमें मैं कितने क्रोमोसोम लेकर चली थी? 4 लेकर चली थी ना। तो अब आप देखें जब आप टीलोफेज खत्म हुआ है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, तो इनमें कितने क्रोमोसोम मौजूद है? 4 है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये माइटोसिस में क्या होता है भाई, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में भी होते हैं। 4 से हमने शुरू किया था, और देखिए भाई एंड में जो ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, इनके अंदर 4 ही क्रोमोसोम्स मौजूद है। सही है भाई। अब हमारे पास क्या होगी फाइनली? साइटोकाइनेसिस होगी। अब साइटोकाइनेसिस के लिए जरा इंतजार करें। साइटोकाइनेसिस में ये होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस में ये होता है कि सेल के अंदर गड्ढा पड़ना शुरू हो जाता है भाई, इन्वेजिनेशन शुरू हो जाती है। मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा कि ये इन्वेजिनेशन मैं बनाऊं कैसे। ओके जी, ये देखें भाई ये सेल है ना। आगे जाकर क्या होगा कि हमारे पास ये सेल जो होता है, इसके बीच में इस तरह से गड्ढा पड़ना शुरू हो जाता है। ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये हमारे पास सेल है। तो ये टीलोफेज के आखिर में हमें ऐसा मिला। अब उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस शुरू हो गई। साइटोकाइनेसिस सबसे पहले क्या होता है? साइटोप्लाज्म इन्वेजिनेट करने लग जाती है। इन्वेजिनेशन का मतलब आप में से कोई बता सकता है मुझे? इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाफ होना तो नहीं होता। इन्वेजिनेशन का मतलब होता है इनवर्ट फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड होने लग जाता है साइटोप्लाज्म। सही है। जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, देखिए भाई अंदर की तरफ, ये मजीद अंदर की तरफ जाता जा रहा है। ये एक सेल है, इसका साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ जाता रहता है, जाता रहता है, फोल्ड होता रहता है अंदर की तरफ। इसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। और फाइनली ये इतना फोल्ड हो जाता है कि 2 न्यू सेल्स बन जाते हैं। समझ में आई सबको बात? साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन बनती है। इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ फोल्डिंग बनना शुरू हो जाती है, और वो इन्वेजिनेशन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, इतना बढ़ जाती है कि फाइनली जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ओके, तो ये हमारे पास मेटाफेज आ गया जिसमें क्रोमेटिड सेंटर में अरेंज हो रहे थे सेल के इक्वाटोरियल प्लेन पे। देन एनाफेज में क्या होता है भाई, वही सेंट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स खींचते हैं, और क्या होता है भाई, क्रोमेटिड जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, सही है भाई। और टीलोफेज में क्या होता है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाएगा और टीलोफेज के एंड में हमें दो डॉटेड न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। फाइनली साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन बनती है, वो इन्वेजिनेशन इतना बढ़ती है कि दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लास्टली वी हैव इंपॉर्टेंस। पहली इंपॉर्टेंस क्या है माइटोसिस की, ये ग्रोथ में हेल्प करती है, सही है भाई। पहली बात तो याद ये समझ ले, माइटोसिस कौन से सेल्स में होगी, सोमैटिक सेल्स में होगी या फिर जर्म सेल्स में होगी, इसका जवाब दे भाई। अरे भाई, सोमैटिक सेल्स में होगी फराज। लास्ट क्लास में बताया भी था कि सोमैटिक सेल्स का काम होता है ग्रोथ करना, मैंने यहाँ पॉइंट शो भी कर दिया आप लोगों को, फिर भी गलत जवाब दे रहे हैं। सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है, सही है, तो माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ। इसके अलावा ये वेयर एंड टेयर प्रोसेसेस में हेल्प करती है। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है, आप भागम दौड़ी कर रहे थे और आप एकदम से गिर गए जमीन पे, और क्या हुआ भाई, आपके इतने बड़ी चोट लग गई। वो जो चोट वाले एरिया होता है, अभी अभी लगाती हूँ नूरुलैन, अभी जरा ये समझ ले फिर लगाती हूँ दोबारा। तो आप खेल रहे थे भाई और खेलते खेलते गिर गए, तो आपकी चोट लग गई। चोट वाला जो एरिया होता है ना बेटा, उसके सेल्स क्या हो गए, ये चोट आपका ये हाथ है, इस पे ये चोट लग गई, अरे भाई ये पूरी आपकी चोट लग गई। तो चोट वाला एरिया क्या है, आपके सेल्स पूरे डेड हो गए इस एरिया में। अब ये जगह ऐसे ही खुली तो नहीं रहेगी ना, इसके सराउंडिंग में जितने सेल्स हैं वो सब कैसे हैं, लिविंग है या नहीं है, तो वो सब आपस में डिवाइड करेंगे, वो डिवीजन करेंगे, और डिवाइड होने के बाद आप थोड़े अर्से बाद क्या देखते हैं भाई, कि ये जो पूरी चोट वाली जगह होती है ये नए सेल्स से भर जाती है, नई स्किन से भर जाती है ये जगह, सही है भाई। तो माइटोसिस हेल्प्स इन वेयर एंड टेयर प्रोसेसेस। चोट लगने के बाद सेल्स डेड हो जाते हैं, वो न्यू लिविंग सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट सबको? ये ले भाई पुरानी स्लाइड, सबको क्लियर हो गया भाई? ओके, तो बेटा यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं, सही है भाई। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, और इस टॉपिक को आप लोग कल पढ़कर आएंगे। कल मैं पहले आप लोगों से टेस्ट लूंगी इसका, उसके बाद फिर आप लोगों की आगे मैं मियोसिस स्टार्ट करूंगी। अगर कल नहीं पढ़कर आए तो मियोसिस नहीं पढ़ाऊंगी मैं। जी बोले नूर है? अरे अभी तो लगाई थी बेटा।
क्लास को एंड कर रहे हैं, कल आप लोग पढ़कर आइएगा, इसका आप लोगों का टेस्ट होगा, छोटा सा क्विज होगा पहले, सही है। ये तो मैंने अभी टेस्ट पेपर बनाया नहीं है ना भजिया, तो हो सकता है कि मैं डिफाइन करने के लिए भी डाल दूं या इम्पोर्टेंस भी डाल दूं, तो लेकिन पढ़कर आपने सब कुछ रखना है, सही है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ऐसे इग्नोर नहीं करना, साथ साथ अभी